जी कैफ और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 45 चैप्टर पढ़ रहे थे हम, चैप्टर 10 जो किससे रिलेट करता है? एजेंट से। एजेंट से इसमें दो ही कंसेप्ट है हमारे। कंसेप्ट 1 में हमें ये बताता है कि एजेंट कौन होता है, और कंसेप्ट 2 में बताता है कि एजेंट की अथॉरिटी क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें एजेंट की अथॉरिटी में, एजेंट क्या कुछ कर सकता है। तो जो चीज़ें एजेंट की अथॉरिटी में हैं एजेंट वो काम कर सकता है, और जो चीज़ें एजेंट की अथॉरिटी में नहीं है एजेंट वो काम नहीं कर सकता। एग्जाम में इस चैप्टर में से केस स्टडी आया करती है, और केस स्टडी में वो हमसे कोई सिचुएशन दे के यही पूछा करता है क्या कि बताइए एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया कि नहीं किया, और अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया तो लायबल कौन है, थर्ड पार्टी को कौन लायबल है, एजेंट या प्रिंसिपल। तो ये केस स्टडी हमसे पूछता है। क्या केस स्टडी पूछता है हमसे इस चैप्टर में से कि ये एक सिचुएशन है, बताइए इस सिचुएशन में एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया कि नहीं किया, और फिर क्या पूछेगा, अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया तो थर्ड पार्टी को कौन लायबल है, प्रिंसिपल या एजेंट। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे अथॉरिटीज को। कल के लेक्चर में हमने सबसे अहम कंसेप्ट सीखा था इस चैप्टर का कि जो एजेंट की अथॉरिटी है, प्रिंसिपल जो उसे अथॉरिटीज देता है, वो दो तरह की हो सकते हैं। एक एम्प्लॉयड अथॉरिटी, एजेंट की अथॉरिटी कितनी तरह की होती है? दो तरह की। एक एम्प्लॉयड अथॉरिटी जो बेसिकली लॉ की तरफ से एजेंट को दी जाती है, और एक एक्सप्रेस अथॉरिटी जो प्रिंसिपल देता है। ठीक है, यानी जब किसी भी पर्सन को अपॉइंट किया जाए किसी टास्क के लिए और उसे उसकी अथॉरिटी ना बताई जाए, क्या है, काम दे दिया, ड्यूटी बता दी, अथॉरिटी ना बताई, तो क्या उसकी कोई अथॉरिटी नहीं होगी? अथॉरिटी होगी एम्प्लॉयड अथॉरिटी। एम्प्लॉयड अथॉरिटी का मतलब क्या है? हर वो काम जो लॉ दे, और लॉ क्या कहता है, हर वो काम जो जरूरी है उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए, वो एम्प्लॉयड अथॉरिटी है, एजेंट की अथॉरिटी में शामिल है। और एक्सप्रेस अथॉरिटी कौन सी हुई? प्रिंसिपल। अच्छा, इसका मतलब है जब कभी प्रिंसिपल कोई भी काम एजेंट को देगा, एजेंट के पास एम्प्लॉयड अथॉरिटी तो होगी ही होगी। अगर प्रिंसिपल चाहे तो इस एम्प्लॉयड अथॉरिटी को बढ़ा भी कर सकता, कम भी कर सकता है। अगर प्रिंसिपल अथॉरिटी को बढ़ा देता है, ये 10 है, 10 जमा 2 कर देता है, तो एक्चुअल अथॉरिटी कितनी होगी? 12। और अगर दो चीजें कम कर देता है एम्प्लॉयड अथॉरिटी में से, एक्चुअल अथॉरिटी 8 होगी। इस केस में अगर एजेंट एक्ट नंबर 9 या 10 करता है तो अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है। हालांकि एम्प्लॉयड अथॉरिटी में था, लेकिन चूंकि एम्प्लॉयड अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया तो अब एक्चुअल अथॉरिटी उसकी इज इक्वल टू 8 हो गई। ये नहीं कि एक्चुअल अथॉरिटी 10 ही रही, नहीं, प्रिंसिपल ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ये बात समझ आई कंसेप्ट। अच्छा, इसके बाद फिर हमने डिस्कस, ये थी एक्चुअल अथॉरिटी। एक्चुअल अथॉरिटी के बाद दो और टाइप्स की अथॉरिटी होती हैं जो बेसिकली एक्चुअल अथॉरिटी नहीं है लेकिन फिर भी अथॉरिटी है। एक्चुअल नहीं है, ना लॉ ने दी ना प्रिंसिपल ने दी, डायरेक्टली किसी ने नहीं दी, लेकिन फिर भी एज्यूम किया जाता है एजेंट की अथॉरिटी है। वो कौन सी है? पहला टाइप ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी इन इमरजेंसी। अथॉरिटी इन इमरजेंसी का मतलब क्या है? सम टाइम ऐसा होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है, इस इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ काम करने जरूरी होते हैं जो हो सकता है एजेंट को उसकी अथॉरिटी ना दी गई हो, लेकिन चूंकि वो जरूरी होते हैं, क्योंकि ना किए तो फिर प्रिंसिपल का नुकसान हो जाएगा, तो एजेंट से कहा जाता है आप वो काम कर सकते हैं। इसे नाम दिया जाता है अथॉरिटी इन इमरजेंसी। इसकी क्लासिक एग्जांपल वो हमें समझाता है, कहता है फर्ज कीजिए प्रिंसिपल ने एजेंट से कहा कि आप मुल्तान से लाहौर आम लेके जाइए और आपने लाहौर की मंडी में जाके ये आम बेचने हैं, ठीक है, 250 रुपये किलो के हिसाब से। एजेंट आमों की पेटियां लेके चला मुल्तान से और लाहौर की तरफ। रास्ते में फर्ज कीजिए फैसलाबाद के करीब पहुंचा तो उसे पता चला कि आम अग मजीद आगे गए ना तो खराब हो जाएंगे, और इनकी वैल्यू 250 दूर की बात है, 100 रुपये में भी कोई नहीं खरीदेगा। अब वो फैसला करता है कि फैसलाबाद की मार्केट में ही इन्हें 150 के हिसाब से बेच दे, फैसलाबाद की मार्केट में ही। हालांकि इसकी उसे इजाजत नहीं थी, अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई, सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई कि अगर इसके ऊपर अमल नहीं किया तो प्रिंसिपल को नुकसान हो जाएगा। लॉ कहता है इस सूरत हाल में एजेंट की अथॉरिटी है, बल्कि ना सिर्फ अथॉरिटी है बल्कि एजेंट की ड्यूटी है कि इस सूरत हाल में प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए फौरी तौर पे कोई एक्शन लेने की जरूरत है तो वो ले सकता है, वो ले सकता है।
यानी इन आमों को वो फैसलाबाद में बेच, क्योंकि अगर ये काम ना किया, लाहौर तक गए, तो प्रिंसिपल को ज्यादा नुकसान होगा। भी इमरजेंसी में होना चाहिए कि नहीं अथॉरिटी। किसी एम्प्लॉय को दुकान पे बिठा के गए कि भाई कोई ग्राहक आया तो सामान बेच देना, आग लग गई और वो उधर बैठा, पानी नहीं उसके ऊपर डाल रहा के ऊपर। किसी ने पूछा क्यों नहीं, उसने कहा मुझे अथॉरिटी नहीं दी प्रिंसिपल ने। उसने तो ये नहीं कहा हुआ कि आग लगेगी तो आग बुझाना, उसने तो कहा ग्राहक आया तो उसको सामान बेचना है। बताइए क्या ये काम सही कर रहा है? ये इमरजेंसी सिचुएशन है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन में इसने कोई काम नहीं किया, प्रिंसिपल को नुकसान पहुंचेगा। तो क्या प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए एक्शन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। इसे कहते हैं अथॉरिटी इन इमरजेंसी। यानी इमरजेंसी सिचुएशन में एजेंट के पास अथॉरिटी है कि वो प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए, किसको? खुद को नहीं, प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए, उसके बेस्ट इंटरेस्ट में, उससे नुकसान, बेस्ट इंटरेस्ट का मतलब है उसको नुकसान से बचाने के लिए कोई एक्शन लेना चाहे तो ले सकता है। लेकिन इसकी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, इमरजेंसी सिचुएशन होनी चाहिए। सच में क्यों इमरजेंसी सिचुएशन होनी चाहिए? जैसे लाहौर तक आम पहुंचेंगे नहीं, इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक। अगर लाहौर तक आम पहुंच सकते हैं, लेकिन वो समझता है कि फैसलाबाद में अच्छा ग्राहक मिल गया है और फैसलाबाद में ही 250 के हिसाब से बेचे जा सकते हैं, वो सोचता है आगे जाने की क्या जरूरत है, उधर ही बेच के आ जाता है। क्या ये इमरजेंसी की सिचुएशन है? ये इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। इमरजेंसी सिचुएशन है प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए, प्रिंसिपल का फायदा बढ़ाने के लिए कोई एक्शन करना, यह इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे बेस्ट इंटरेस्ट से मुराद है नुकसान, लॉस, टू सेव फ्रॉम लॉस, टू प्रिवेंट लॉस। रियल इमरजेंसी होनी चाहिए। दूसरा, प्रिंसिपल को कांटेक्ट करना इम्पॉसिबल हो, वरना इसका फर्ज है कि रियल इमरजेंसी में भी प्रिंसिपल को फोन करे। जैसे फैसला में पता चला कि आम लाहौर नहीं जा सकते, इसका पहला काम यह था प्रिंसिपल को फोन करके कहता सर आम लाहौर नहीं जा सकते, खराब हो जाएंगे। अगर प्रिंसिपल से किसी वजह से कांटेक्ट नहीं हो सका, उधर सिग्नल नहीं आ रहे थे फॉर एग्जांपल, ठीक है, या प्रिंसिपल बेल हुई, प्रिंसिपल ने फोन नहीं उठाया, तो अगर पॉसिबल नहीं हुआ प्रिंसिपल से कांटेक्ट, पहले ट्राई करनी है। अगर ट्राई की पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर एक्शन ले सकता है, और एक्शन लेते हुए किस चीज को सामने रखना है? बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को नुकसान से बचाना मकसद हो, खुद को नुकसान से बचाना, थर्ड पार्टी को नुकसान से बचाना मकसद ना हो। सर अगर वो नुकसान से नहीं बचाता तो वो क्या वो उसके लिए लायबल? हाँ, क्या नुकसान से नहीं बचाता, क्या लायबल? मैंने आप एक लफ्ज बोला था, जुमला बोला था, शायद आपने गौर ना किया हो, कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाए ना, तो एजेंट की ना सिर्फ ये कि अथॉरिटी है इन इमरजेंसी, बल्कि उसकी ड्यूटी हो जाती है कि वो प्रिंसिपल, और अगर वो कोई एक्शन नहीं लेता है, इसका मतलब है उसने अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया, वो नुकसान का जिम्मेदार ठहराया जाए। आग लग गई, वो बुझा ही नहीं रहा, तो बताइए जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि नहीं? इसको बिल्कुल ठहराया जाएगा। अथॉरिटी इन इमरजेंसी क्लियर हुआ? समझ आ गया ये क्या कंसेप्ट है? अच्छा, चलिए फिर एक आई कैप की केस स्टडी आपसे पूछता हूं। उसने कहा भाई एक था कसाई, गोश्त बेचता था, उसको क्या हुआ कि गांव में उसकी वालदा की तबीयत खराब हुई, उसे फौरन दुकान उधर छोड़ के जाना पड़ा। जाते हुए उसने अपने दोस्त से कहा कि ये सारा गोश्त है, ये फ्रीजर है, फ्रीजर में रख के जा रहा हूँ, तुमने 500 रुपये, 1000 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो से कम पे नहीं बेचना इसको। उन्होंने कहा ठीक है, चला गया। अच्छा, फिर दूसरे ही दिन क्या हुआ, फ्रीजर खराब हो गया। अब जो जिस दोस्त को बिठा के गया था दुकान पे कि मेरे बाद तुमने बिजनेस चलाना है, दुकान तुमने संभालनी है 7 दिन तक, उसने कहा फ्रीजर तो हो गया खराब। तो उसने 2 काम किए। पहला काम, फ्रीजर को रिपेयर करवाने के लिए दिया, हालांकि उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, उसे अथॉरिटी सिर्फ किसी की दी गई थी, गोश्त बेचने। उसने फ्रीजर को ठीक करवाया, और जो गोश्त था, अब 1 दिन के बाद फर्नीचर, उसने कहा आज का गोश्त जितना हमने खरीदा वो तो खराब हो जाएगा, उसने उसे 10% डिस्काउंट पे बेच दिया गोश्त। 10% डिस्काउंट पे बेचा, लोगों की लाइन ना लग गई। उस दिन तो लोग ले गए। अगले दिन जब उसने सोचा, उसने कहा ये तो अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आई है, 10% प्राइस कम होना तो ग्राहक बहुत ज्यादा आते हैं। उसने अगले दिन कम प्राइस के ऊपर ही सेल करना शुरू कर दी, अच्छा खासा सेल हुआ और प्रॉफिट बढ़ा। 7 दिन के बाद जब दोस्त वापस आया, उसे सारी सिचुएशन का पता चला। उसने कहा लाओ मेरे पैसे निकाल लो जो मुझे नुकसान हुआ। बताइए कौन सा नुकसान हुआ उसको? पहला क्वेश्चन मेरा, तरतीब से चलते हैं। क्या फ्रिज रिपेयर करवाने के एक्सपेंसेस प्रिंसिपल को रीपे किए जाएंगे? फ्रिज खराब हो गया, क्या इस ड्यूटी उसको दी गई थी उसे पूरा करने के लिए फ्रिज को रिपेयर करवाना जरूरी था? कि वो फ्रिज को खराब ही रहने कहता मेरे पास 30 आया नहीं, 6 दिन सो जाता। तो बताइए उसकी अथॉरिटी में है कि नहीं? बिल्कुल है। इसका मतलब है फ्रिज रिपेयर करवाना ऑथोराइज्ड एक्ट था
ये सही किया उसने। दूसरा काम, गोश्त अगर जो पहले दिन वाला जो गोश्त ना बेचते तो खराब हो जाता, क्योंकि फ्रीजर खराब था, डिस्काउंट पे बेचना पड़ा, क्या सही किया? क्या ये 13 इमरजेंसी है? बिल्कुल। देखना पड़ेगा, तीनों कंडीशन एग्जाम में आप लिखेंगे। पहले रियल इमरजेंसी थी, बिल्कुल थी, उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की और प्रिंसिपल को कांटेक्ट ना हुआ, और उस एजेंट ने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए एक्ट किया हो, तो यस, फिर तीनों कंडीशन पूरी हो रही है तो फिर वो कर सकता है। जब जैसे बज़ाहिर इस केस में रियल इमरजेंसी है, ठीक है, और उसने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए 10% डिस्काउंट दिया, वरना तो सारा खराब हो जाता गोश्त। तो अगर इस प्रिंसिपल से, जो कि क्वेश्चन में नहीं बताया, लेकिन अगर प्रिंसिपल को कांटेक्ट करने की भी कोशिश की गई थी, तो इस सूरत हाल में एजेंट लायबल नहीं। क्यों भला? क्योंकि ये 13 केस ऑफ इमरजेंसी का केस बन जाता है। ये भी तो 13 केस ऑफ इमरजेंसी है, जैसे आम खराब हो सकते थे, गोश्त भी खराब हो सकता था। लेकिन बाद में अगले दिनों में हाई सेल्स देख के, लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स देख के 10% डिस्काउंट दिया गया अगले। क्या ये एक्ट ठीक है? ये 10% जो कम प्राइस कम पे की गई ना, ये कंपनसेट करेगा एजेंट। क्यों? इसने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया है। एक्सीड, उसे 1000 रुपए के हिसाब से कहा गया था, 1000 रुपए के हिसाब से ही सेल करनी चाहिए थी उसको, इसने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया है। क्या ये 13 केस ऑफ इमरजेंसी का केस नहीं है? मेरे से प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, लेकिन 13 केस ऑफ इमरजेंसी में कहते हैं नुकसान से बचाने के लिए किया गया, प्रॉफिट नहीं बढ़ाना। अथॉरिटी इन इमरजेंसी क्लियर हो गई? चलिए, एक्चुअल अथॉरिटी में इंप्लॉयड और एक्सप्रेस का फर्क बता दिया, 13 इमरजेंसी में तीनों कंडीशन बता दी। अब लास्ट, अपेरेंट या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। अपेरेंट या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी का मतलब क्या है? जाहिर, असल में नहीं है, जाहिरी है। दो एग्जांपल्स दे रहा हूं, 3 एग्जांपल वन बाय वन, समझ ली तो कंसेप्ट यही खत्म। पहली एग्जांपल, मैं इन भाईजान को जानता भी नहीं, ये ऐलान करते फिरते हैं कि ये मेरे एजेंट है, मेरे एजेंट है। थर्ड पार्टी ने इनके साथ एग्रीमेंट कर लिया, बताइए मेरे पे बाइंडिंग है? मैं जानती नहीं इनको, ठीक है, क्लियर। दूसरा केस, असल में ये मेरे एजेंट नहीं है, मैंने सारे लोगों के सामने कह दिया ये भाई मेरे एजेंट हैं, ये मेरा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का काम संभालते हैं, हालांकि एजेंट नहीं है। जैसे बात आता था, पास बैठा हो, कोई आगे पूछे पास कौन बैठा था, भाई अपना भाई है, असल में भाई तो नहीं होता, लेकिन रिप्रेजेंटेशन दे दी जाती है, भाई अभी अपना भाई है। उसी तरीके से असल में एजेंट नहीं था, दूसरे लोगों के सामने क्या रिप्रेजेंटेशन दी, ये भी अपना एजेंट ही है, गाड़ियों के काम संभालता है। असल में एजेंट नहीं था, रिप्रेजेंटेशन दी प्रिंसिपल ने कि ये एजेंट है, असल में नहीं था, रिप्रेजेंटेशन दी। इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे, किसकी बेस पे? इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे, किस बेस पे? इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे थर्ड पार्टीज ने एग्रीमेंट कर लिया। इसने थर्ड पार्टी को कहा जी मेरे प्रिंसिपल की गाड़ी आने वाली है दुबई से, अगर आप कहें तो आपके लिए 20 लाख में बुक कर दूं, लाइन 20 लाख। इसने कोई ट्रांजैक्शन कर दी, क्या वो ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल पे बाइंडिंग है? यस, ये ट्रांजैक्शन बाइंडिंग है। हालांकि एक्चुअली वो एजेंट नहीं है, लेकिन उसे रिप्रेजेंट किया गया, इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे दूसरे लोगों ने, थर्ड पार्टी ने एक्ट किया, तो प्रिंसिपल बाइंडिंग हो गया। अब इसका मतलब इसने जो काम किया बिल्कुल ऑथोराइज किया, लेकिन इस अथॉरिटी, चूंकि एक्चुअल अथॉरिटी नहीं है, इसको कहते हैं पेरेंट या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। पेरेंट या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। ये एग्जांपल समझ आई कि नहीं आई? इस एग्जांपल को ध्यान देखिए, एजेंट के कंसेप्ट हमारे पार्टनरशिप नेक्स्ट चैप्टर में भी आएंगे। एजेंट के सारे कंसेप्ट पार्टनरशिप में, क्यों? एक लाइन की वजह से जो पार्टनरशिप में लिखी है, पार्टनरशिप में एक लाइन लिखी है जिसकी वजह से एजेंट के सारे कंसीडिंग अथॉरिटी वाला भी, इमरजेंसी वाला भी, ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, पेरेंट अथॉरिटी वाला भी, एक लाइन, वो लाइन पता क्या है? पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट हैं, पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट है। इस एक लाइन की वजह से, लाइन कहां लिखी है? पार्टनरशिप एक्ट में। इस एक लाइन की वजह से एजेंसी के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो पार्टनरशिप में भी आ गए। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए इस टॉपिक को, ये टॉपिक इस टॉपिक में तो हम है ही है, पार्टनरशिप में भी है। भाई इस सूरत, इसको क्या कहते हैं? पेरेंट या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। कब? जब रिप्रेजेंटेशन दी कि ये एजेंट है, असल में नहीं था, रिप्रेजेंटेशन दी, इस रिप्रेजेंटेशन की बिहाफ पे थर्ड पार्टीज ने एग्रीमेंट किया, प्रिंसिपल लायबल है। दो पहले बताया कि पहली एग्जांपल क्या दी, मैं इसको नहीं जानता, इसने कहा एजेंट है, मैं लायबल में। अच्छा, इसमें वैसे लॉ एक ऑप्शन देता है मुझे कि मैं अगर चाहूं तो इस एक्ट को रेटिफाई कर सकता हूं। बात समझ आई?
मैं अगर चाहूं तो इसके एक्ट को रेटिफाई का क्या मतलब समझाया हुआ है? सब्सिक्वेंट अप्रूवल। पहले तो ऑथोराइज नहीं था लेकिन बाद में ऑथोराइज कर दो, लेकिन वो मेरी मर्जी है, इसकी नहीं। मैं देखूंगा प्रैक्टिकली, अगर मुझे इस ट्रांजैक्शन से फायदा होता हुआ ना, मैं कहूंगा ठीक है शाबाश, और अगर नुकसान होता हुआ, मैं तो जानता ही नहीं इसको, ये कौन है मैं तो नहीं जानता, मैंने कभी रिप्रेजेंटेशन भी नहीं दी हुई। यह है पहला केस जब इसने खुद से किसी को रिप्रेजेंटेशन दी और उसने इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, इसमें मैं लायबल। दूसरा केस जब मैंने रिप्रेजेंटेशन दी कि ये मेरा एजेंट है, हालांकि असल में नहीं है, रिप्रेजेंटेशन दी और इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे दूसरे लोगों ने इसके साथ एग्रीमेंट, मैं लायबल हूं कि नहीं? इस अथॉरिटी को क्या कहते हैं? पेरेंट रेस्पॉन्सिबल। तीसरा केस, ये मेरा एजेंट था बाकायदा, मैं इसका प्रिंसिपल, इसने काम ठीक नहीं किया, मैंने नौकरी से निकाल दिया, क्या मुझे पब्लिक नोटिस देना चाहिए कि आज के बाद मेरा ये एजेंट नहीं है, इसके किसी कोलो फेल का मैं जिम्मेदार नहीं होगा, लेन देन का जिम्मेदार खुद होगा जो बंदा करेगा? पब्लिक नोटिस देना चाहिए। एजेंट को टर्मिनेट कर दिया, एजेंट को टर्मिनेट कर दिया, क्या इस टर्मिनेशन का पब्लिक नोटिस होना चाहिए? अगर नहीं दिया और जनरल पब्लिक एजेंट के साथ एग्रीमेंट कर लेती है, ये समझते हुए, क्या समझते हुए कि वो अभी भी एजेंट है, बताइए प्रिंसिपल लायबल है कि नहीं? लायबल है। कौन सी अथॉरिटी है? सेंसिबल या पेरेंट। इसका मतलब है जब कभी एजेंसी रिलेशनशिप खत्म हो, इसका मतलब है जब कभी एजेंसी रिलेशनशिप खत्म हो, एजेंट को टर्मिनेट किया जाए, क्या करना चाहिए? एजेंट या प्रिंसिपल में से कोई एक पब्लिक नोटिस दे दे। जी ये कंसेप्ट समझ आ गया आपको? ये थे हमारे कंसेप्ट 2। अब इसमें देखें एक बहुत ही अहम चीज आपको बता रहा है बॉक्स में, पेज 144 में बॉक्स, लीगल पोजीशन एजेंट एक्सीड इट्स अथॉरिटी, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। आप अभी क्या करना है, मैं तब तक आपके क्वेश्चन सेट करता हूं, क्योंकि आपको पता है आज हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं, आज हमने एमसीक्यूज भी डिस्कस करने हैं। आपके पास 4 मिनट हैं, आप तब तक लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 कंप्लीट रीडिंग कर ले, और खास तौर पे एंड पे जो बॉक्स है ना, लीगल पोजीशन इफ एजेंट एक्सीड अथॉरिटी, ये लाजमी पढ़ना, ये केस स्टडी में काम आएगा। ठीक है, तो आप इसकी रीडिंग कर लें, फिर इसके बाद मैं तब तक आपके क्वेश्चन सेट करता हूं, फिर क्वेश्चन और एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे। जी पॉज कीजिएगा। जी रीडिंग आपने कर ली होगी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ लें। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि सर आपने पेरेंट या सेंसिबल अथॉरिटी में ये बताया है कि अगर प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को ये रिप्रेजेंटेशन दे कि ये मेरा एजेंट है, असल में एजेंट नहीं है, रिप्रेजेंटेशन दे दे, तो पहला क्वेश्चन तो ये कि अगर एजेंट नहीं है तो वो रिप्रेजेंटेशन क्यों देगा? भाई देखिए ये उसकी मर्जी है, हालात पे डिपेंड करता है, ये पार्टनरशिप में ज्यादा बेहतर तरीके से आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया ना, इनफॉर्म में हम किसी का दिल रखने के लिए कह देते हैं यार तू तो अपना भाई है, बेफिक्र है, कोई बात नहीं, जब तेरी परेशानी हुई हम हाजिर है। ठीक है, और फिर बाद में जो होता है पता ही आपको। तो उसी तरीके से हो सकता है कोई एजेंट हो, कोई पर्सन हो हमारा एजेंट नहीं है, हमने ऐसे लोगों के सामने किसी महफिल में बैठ के कह दिया हो ये भी हमारा एजेंट ही है एक तरह से, तो रिप्रेजेंटेशन अगर दे दी और थर्ड पार्टी ने इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे कोई एग्रीमेंट कर लिया इसके साथ, और वो समझ रहे प्रिंसिपल के साथ की, तो बताइए ये प्रिंसिपल पे बाइंडिंग है कि नहीं? बाइंडिंग है। क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसको, प्रिंसिपल ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, हाँ अब ये थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, एजेंट ने रिप्रेजेंटेशन दी कि मैं एजेंट हूं इस प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल साइलेंट रहता है, प्रिंसिपल के सामने दी, प्रिंसिपल के सामने रिप्रेजेंटेशन दी और प्रिंसिपल साइलेंट रहता है। अब बताइए, अब प्रिंसिपल लायबल है? यस, ये कंसेप्ट अभी अप्लाई हुआ। तो याद रखिए, या तो एक्सप्रेस रिप्रेजेंटेशन आए प्रिंसिपल की तरफ से फिर भी प्रिंसिपल लायबल है, या एजेंट रिप्रेजेंटेशन दे लेकिन प्रिंसिपल साइलेंट रहे, तो इसका मतलब है प्रिंसिपल इंप्लॉयड, ये कह रहा है। लेकिन अगर एजेंट ने रिप्रेजेंटेशन दी, प्रिंसिपल को पता ही नहीं है कि कौन बंदा किधर बैठ के क्या रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, तब प्रिंसिपल लायबल नहीं है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। क्लियर होगी ये बात? चलिए और भी क्वेश्चन तो पूछ लें। एजेंट थर्ड पार्टी को कब लायबल होगा? देखें, अगर रिप्रेजेंट किया गया इसको एजेंट, और मैंने इसको रिप्रेजेंट किया एज एजेंट, और ये मेरा नाम लेके थर्ड पार्टी के साथ जो भी एग्रीमेंट करेगा वो एग्रीमेंट मेरे पे बाइंडिंग होगा। जैसे ये थर्ड पार्टी से एडवांस लेके भाग जाता है तो मैं लायबल हूं, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी को कह चुका हूं मेरा एजेंट है। ये थर्ड पार्टी के साथ कोई कम रेट के ऊपर चीजें डिलीवर करने का एग्रीमेंट कर लेता है, मैं लायबल हूं, क्योंकि मैंने कहा भाई ये मेरा एजेंट है। तो इसीलिए ये अगर रिप्रेजेंटेशन दी गई किसी को, तो इस सूरत में प्रिंसिपल लायबल होगा अगर थर्ड पार्टी इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे एक्ट करे। एजेंट कब थर्ड पार्टी, अच्छा ये तो है प्रिंसिपल थर्ड पार्टी को लायबल हो, एजेंट थर्ड पार्टी को कब लायबल होगा?
वो भी हम डिस्कस करेंगे केस स्टडीज में, ठीक है जी। वो लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कब होगा, थर्ड पार्टी नो द थर्ड पार्टी डज नॉट नो वाला कंसेप्ट आएगा। और कोई क्वेश्चन? जी जी नो 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 नो, मैंने नहीं कहा लायबल होते हैं, मैंने कहा कभी माइनर लायबल होते हैं, मैंने कहा अनसाउंड माइंड लायबल होते हैं, नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं कहा ऐसा। इतना बड़ा इल्जाम मेरे पे ना लगाए, ऐसे ना करें। मैंने परसों वाली बात तो कही है, कल वाली बात मैंने नहीं कही। परसों वाली बात क्या थी? इनका क्वेश्चन समझ आया? इन्होंने ये कहा सर परसों आपने ये कहा है कि माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इनको अगर एजेंट पॉइंट किया जाए ना तो फिर इनके ये जो मर्जी करते फिरे, चाहे अपनी अथॉरिटी से का ब्रीच ऑफ ड्यूटी करे, चाहे अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, ये किसी सूरत में लायबल नहीं है। नॉर्मल एजेंट अगर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे लायबल है, नॉर्मल एजेंट ब्रीच ऑफ ड्यूटी करे लायबल है, लेकिन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड माइनर है, इनके सामने आग लगी और ये बैठ के हाथ सेक रहे हैं, बुझा नहीं रहे। नॉर्मल एजेंट होता, उसकी ड्यूटी थी इमरजेंसी में, वो लायबल हो सकता था। माइनर या अनसाउंड माइंड है, ये लायबल नहीं है। ये परसों बात हुई थी, ये मैं मानता हूं, ये बात हुई मैंने की, लायबल नहीं होते, ठीक है। लेकिन कल उनका ख्याल यह कि शायद कोई ऐसी बात हुई है जिसके कंटेक्स्ट में मैंने ये कहा है कि माइनर और अनसाउंड माइंड लायबल हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते, वो नहीं हो सकते। वो सिर्फ उस सूरत में लायबल होते हैं, पहले पढ़ा हुआ पुराना कंसेप्ट, कि जब नेसेसिटीज ऑफ गुड उनको प्रोवाइड की जाए और उनकी प्रॉपर्टी को हो। एजेंट के केस में कभी नहीं मैंने कहा लायबल हो सकते हैं, ना। ऐसे ही है, अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है तो बता दें। नहीं ठीक है। नहीं देखिए, क्वेश्चन पूछने से ना घबराएं। वो तो वैसे जरा कोई सोया हो तो उसको जगाने के लिए कभी कभार मैं इस तरह की बात कर देता हूँ। क्वेश्चन बेफिक्र होकर पूछे, जितने क्वेश्चन पूछना पूछे, शाबाश पूछे क्वेश्चन। हाँ, ये 100% क्लियर है, 100%। कोई एक एक्सेप्शन भी नहीं है, एक एक्सेप्शन भी नहीं है कि एजेंट या माइनर या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एजेंट पॉइंट किया जाता है, वो कभी लायबल नहीं होंगे, ठीक है। वो अपनी अथॉरिटी से भी एक्सीड करे तो वो लायबल नहीं होगा, प्रिंसिपल ही लायबल होगा। क्लियर? और की क्वेश्चन? एक मिनट, ये पहले भाई का क्वेश्चन जी। हाँ, अगर फर्ज कीजिए इसी केस में स्टूडेंट केस स्टडी को आगे लेके गए हैं, ये वाली केस स्टडी, उन्होंने कहा सर फैसलाबाद में पता चल गया हम खराब हो रहे हैं, लाहौर तक नहीं पहुंच पाएंगे, लाहौर तक पहुंचेंगे मुरब्बा बन जाएगा उनका, उसने फैसलाबाद भेज दिए, लेकिन प्रिंसिपल ने लाहौर में किसी पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ था। तो याद रखें, इस सूरत हाल में भी बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि इसे फैसलाबाद में भेज दिया जाए, क्योंकि अगर प्रिंसिपल ने लाहौर में किसी पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया भी हुआ था कि आपको हम आज आम पहुंचाएंगे, तो जब वो लाहौर पहुंचे, ना भी बेचे तो लाहौर पहुंचे तो खरीदेगा फिर भी वो नहीं एग्रीमेंट। हाँ बिल्कुल, एग्रीमेंट तो पूरा उस सूरत में भी नहीं हो सकेगा। हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए इसे भेज देना चाहिए। हाँ, ये सब्सिक्वेंट का सर वो तो वो कंसेप्ट आ जाएगा सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया। तो इसलिए अगर कोई आगे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ बेफिक्र है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमने अब पूरा नहीं करना। और कोई क्वेश्चन जी? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लायबल कौन होगा? ये अभी देख, बेतहाशा क्वेश्चन इसके ऊपर। कभी एक पार्टी ब्रीच करेगी, यस यस यस, अभी देखते हैं ये देखें। नहीं आप मुझे पता है, आप यही, आपको नहीं पता, मुझे पता, आप यही क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। मैं अभी आपको इसका जवाब देता हूं, बेफिक्र है। ये आपके सामने, ये आपके सामने। क्वेश्चन 7 से शुरू हो रहे हैं। एन एजेंट अकमल इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ए प्रिंसिपल पारस। ही एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर पार्टी तारिक। यानी एजेंट ने, अकमल ने पारिस के बिहाफ पे तारिक के साथ एग्रीमेंट किया, स्टेटिंग दैट ही इज एक्टिंग एज एजेंट फॉर पारिस, और कहा कि वो पारिस के एजेंट के तौर असल में भी एजेंट है। तो सही बोल रहा है, जो सच बोल रहा है। However, Akmal has actually acted outside the authority. लेकिन एजेंट तो है, लेकिन उसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया है।
इसका पारस रिफ्यूजेस टू कैरी आउट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हु इज लायबल टू तारिक? पारस लायबल था, गलत। अकमल लायबल, गलत। सर अगर पता हो, हाँ, डिपेंड करता है थर्ड पार्टी को नॉलेज है कि नहीं। इफ तारिक नोज दैट अकमल इज एक्सीडिंग अथॉरिटी तो फिर एजेंट लायबल है, प्रिंसिपल लायबल नहीं। और इफ तारिक डज नॉट नो कि एजेंट अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, फिर कौन लायबल है? फिर प्रिंसिपल लायबल है थर्ड पार्टी को, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ निमटने के बाद एजेंट लायबल है प्रिंसिपल को, क्योंकि उसने अपनी अथॉरिटी का, यानी अल्टीमेट लायबिलिटी एजेंट पे जाएगी जिसने गलत काम किया। हाँ, लेकिन घूम के, अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता था अथॉरिटी से, तो फिर लायबिलिटी घूम के जाएगी एजेंट तक। और अगर थर्ड पार्टी को पता था कि एजेंट अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, फिर भी थर्ड पार्टी ने एजेंट के साथ एक्ट किया, तो फिर लायबिलिटी सीधा एजेंट को जाएगी, थर्ड पार्टी से सीधा एजेंट को। क्लियर? इस सूरत में प्रिंसिपल सेफ साइड पे है, उसे कुछ भी नहीं करना। क्लियर हो गया मेरे भाई? इसमें कौन लायबल है? इस केस स्टडी में कौन लायबल है? डिपेंड करता है थर्ड पार्टी नोज दैट। ये इस पॉइंट पे आप नहीं आ रहे कि थर्ड पार्टी नोज दैट थर्ड पार्टी डज नॉट, डायरेक्ट अपना कंक्लूजन दे रहे हैं। हालांकि समझाया है। अजम्पशन लेके एक चीज नहीं लिखनी, दोनों बतानी चाहिए। 8 पारस अपॉइंटेड आजम एज हिज एजेंट टू सेल हिज हाउस बाय रिटन पावर ऑफ अटॉर्नी। आजम सोल्ड द हाउस टू तारिक, ये तो अच्छी बात हो गई। नाउ पारस वांट्स टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट, कैन ही डू सो? सेट असाइड मीन कैंसिल करना है। पहले खुद अथॉरिटी दी। अच्छा, घर बिकने से पहले अथॉरिटी कैंसिल की जा सकती है, आपको पता है? किसी को जो अथॉरिटी दे वो अथॉरिटी कैंसिल भी हो सकती, लेकिन काम करने से पहले जब एग्रीमेंट हो गया तब सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। अब तो घर सेल हो गया, क्या ये एग्रीमेंट बाइंडिंग है प्रिंसिपल पे? नो। क्यों नो? क्यों नो बाइंडिंग? क्यों नो बाइंडिंग? तो जिसने सर वो अगर थर्ड पार्टी कैंसिल करना चाहती है, हाँ, थर्ड पार्टी कैंसिल करना चाहती है, तो यानी कि प्रिंसिपल उससे यानी कि ब्रीच लेगा। हाँ, प्रिंसिपल उससे ब्रीच लेगा, ब्रीच लेगा, वो प्रिंसिपल को पे करेगा। अच्छा, इसमें थर्ड पार्टी कैंसिल करना ही नहीं चाहती, इसमें तो पारस कैंसिल करना चाहता है। पारस वांट्स टू सेट असाइड, पारस कैंसिल करना चाहता है। हाँ, वो लायबल है। पारस लायबल है किसको? भाई नहीं पता तो यार चुप ही रहे कम से कम, है कोई गलत तो ना बता। अच्छा, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बता। भाई नहीं कर सकता सेट असाइड, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? जब एजेंट ने घर बेच दिया, एजेंट ने घर बेच दिया, तो इसी काम के लिए अथॉरिटी दी थी, अथॉरिटी पूरी होगी तो वैलिड है। अब सेट असाइड नहीं हो सकता। छोटी सी केस स्टडी के ऊपर फंस गए आप लोग, ये हाल है। पारस अपॉइंटेड आतिफ एज हिज एजेंट टू सेल गुड्स एट हिज शॉप बाय वर्बल एग्रीमेंट। वर्बल एग्रीमेंट तो कोई एग्रीमेंट नहीं होता ना, रिटर्न भी होता है एग्रीमेंट, वर्बल भी होता है। आतिफ सोल्ड द गुड्स, नाउ पारस वांट्स टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट, कैन ही डू सो? एक्ट होने के बाद उसको सेट असाइड नहीं किया जा सकता। चीजें बेचने से पहले अथॉरिटी को कैंसिल किया जा सकता है, बाद में नहीं किया जा सकता। एक्ट वैलिड है। 10 The purchasing director of a company ordered a quantity of goods from a supplier. In doing so, the director exceeded the scope of his express authority. डायरेक्टर ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। बिकॉज इट इज कंपनीज पॉलिसी टू परचेज अबव ए सर्टेन वैल्यू मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर। क्योंकि इस अमाउंट की अप्रूवल मैनेजिंग डायरेक्टर को देनी चाहिए थी। डायरेक्टर छोटे लेवल का है, मैनेजिंग डायरेक्टर उससे सीनियर बंदा है, उसने सीनियर से अप्रूवल लिए बगैर खुद ही एग्रीमेंट कर लिया। नाउ कंपनी वांट्स टू सेट असाइड द परचेज ऑर्डर, कैन ही डू सो? कैन ही डू सो? बताइए, कंपनी के इंटरनल पॉलिसी एंड प्रोसीजर का थर्ड पार्टीज को नॉर्मली पता होता है क्या? नहीं होता, लेकिन अगर बता दिया जाए तो फिर पता हो भी सकता है। तो यहां पे बताइए, क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर सकती है? डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है? ये थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि नहीं था। अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज था कि ये डायरेक्टर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है,
तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी सेट असाइड कर सकती है और इसमें थर्ड पार्टी एजेंट से पूछेगी। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था कि डायरेक्टर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, इस सूरत में ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और क्या कंपनी लायबल है? कंपनी लायबल है। वो देख उधर लिखा हुआ है, उधर लिखा, वो जो लिखा हुआ है वो पढ़ेगा तो फिर समझ आएगी। इधर कौन सा बोर्ड लगा हुआ है? अच्छा मुझे देख रहा था, शाबाश। नहीं गलती तो मेरी हुई ना, फिर वो मैं सच्चा है, सच्चा है, अच्छा। मुझे उधर दीवार पे चढ़ के उधर घूमते हुए पूछ रहा था। हाँ सर, तो मुझे ये बताइए, क्या अगर थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था, कंपनी को थर्ड पार्टी को नॉलेज नहीं था, तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? बिल्कुल। कंपनी इसको सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, लेकिन फिर कंपनी किससे नुकसान पूरा करवाएगी? उस डायरेक्टर से जिसने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया, एजेंट से। डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉइज होते हैं, एजेंट होते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अमजद ओन्स ए शॉप इन कोयटा, लिविंग हिमसेल्फ इन कराची। खुद कराची में रहता है, कोयटा में शॉप है। एंड विजिटिंग द शॉप ओकेजनली, कभी कभार शॉप विजिट करने के लिए आता है। शॉप इज मैनेज बाय बासित and he is in the habit of ordering goods from Dawood in the name of Amjad for the purpose of the shop। यानी नॉर्मली क्या होता है, शॉप को मैनेज कौन कर रहा है? बासित। और बासित दाऊद को से ऑर्डर पे चीजें मंगवाता रहता है और पेमेंट भी करता रहता है। किसके भी हाथ है? इसका मतलब यह है कि ये रूटीन की प्रैक्टिस है। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिए, लॉ ये कहता है अगर मैंने इनको अथॉरिटी दी कि आप रूटीन में चीज खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, तो ये जो चीज खरीदेंगे बेचेंगे ये विद इन अथॉरिटी है, इससे एग्री करते हैं। अगली जी बात सुना है, मैंने इनको अथॉरिटी नहीं दी हुई चीजें खरीदने बेचने की, लेकिन ये चीजें खरीदते और बेचते हैं। पहली दफा चीज मेरी अथॉरिटी के बगैर खरीदी बेची, मैंने कुछ नहीं कहा। दूसरी दफा फिर खरीदी बेची, मैंने कुछ नहीं कहा। तीसरी दफा खरीदी बेची, कुछ, और बाद में रूटीन बन गई, मुझे पता है मैं कुछ नहीं कह रहा। बताइए ये अथॉरिटी से एक्सीड कर रहे हैं। लॉ कहता है पहली दफा ये समझा जाएगा अथॉरिटी से एक्सीड कर रहा है, उस वक्त एक्शन लेना तो ले ले। बाद में जब रूटीन बन गई तो ये आपकी तरफ से समझा जाता है एम्प्लॉयड, आपने उसको ये अथॉरिटी दे दी। तो यहाँ पे चाहे अमजद ने उसे नहीं भी अथॉरिटी दी, लेकिन वो क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया नहीं कि अथॉरिटी दी, लेकिन रूटीन में अगर तो अथॉरिटी दे दी तो फिर तो बेहतरीन सिचुएशन है ना, फिर तो अमजद लायबल है एजेंट के एक्ट्स के लिए। लेकिन अगर अमजद ने अथॉरिटी नहीं भी दी थी, तो चूंकि बासित रूटीन में चीजें परचेज कर रहा है अमजद का नाम लेके दाऊद से, तो अब अगर बासित दाऊद से कुछ चीजें मंगवाता है तो क्या अमजद लायबल है? बिल्कुल लायबल है, क्योंकि उसने विद इन अथॉरिटी ही काम किया एजेंट ने। ये बात समझ आई है? ठीक है कि अगर हमने एजेंट अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे, हमें पता चले, लेकिन हम साइलेंट रहें, कोई एक्शन ना ले, तो इसका क्या मतलब है कि हम इम्प्लॉयड अथॉरिटी, इम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। इम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस इसी चीज का नाम है ना, इम्प्लॉयड एक्सेप्टेंस। ये केस स्टडी में कंसेप्ट यूज होगा आगे, ध्यान में रखें। अभी है 2 मिनट, छोटी सी केस स्टडी हो जाएगी, चुप करके करें। अनवर, ये टोटल कितनी केस स्टडीज है? 19 है। चलें ये छोटी सी करना है। अनवर इज एम्प्लॉयड बाय परवीन रिजाइडिंग इन लंदन टू रिकवर एट कराची ए डेट ड्यू टू परवीन। कैन अनवर स्टार्ट लीगल प्रोसीडिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ परवीन टू रिकवर द अमाउंट? हाँ, परवीन है लंदन में, उसने कराची में अनवर से कहा कि मैंने एक बंदे से पैसे लेने हैं, जाओ उससे पैसे लेके आओ। तो इसका मतलब है उसने उसकी ड्यूटी लगाई रिकवर। क्या वो पैसे लेने के लिए लीगल केस कर सकता है? हर व्यक्ति कर सकता है जो जरूरी है ड्यूटी पूरी करने के लिए, तो वो कर सकता है। ठीक है। एक क्वेश्चन, वो पार्टी पैसे नहीं दे रही थी, अमजद ने उसकी सुपारी दे दी। नहीं सर, अनवर ने सुपारी दे दी, कुछ गुंडे बुलाए जिन्होंने उसको अगवा किया, उसकी ठुकाई की, वो पैसे देने पे रजामंद हो गया, फिर उसको छोड़ दिया। बताइए क्या ये एक्ट कर सकता था? नहीं। लॉ कहता है जो भी जरूरी एक्ट हो ना वो किया जा सकता है, लेकिन एक्ट के साथ लॉ ने एक लफ्ज ऐड किया हुआ है, लॉफुल एक्ट। हर लॉफुल एक्ट जो वो काम करने के लिए जरूरी हो, तो ये लीगल प्रोसीडिंग्स लॉफुल एक्ट है। आगे चल के एक और केस स्टडी आई थी जिसमें उसने कहा था कि उसने उसे मारकुटाई की उसके साथ, तो इसके लिए प्रिंसिपल लायबल है कि नहीं?
हमने कहा ये अथॉरिटी में नहीं आता, ये उसकी इसके लिए एजेंट लायबल है। ये समझा जाएगा एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। अगर एजेंट को इलीगल काम करे क्या समझा जाएगा? एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से एक्सीड किया। अच्छा अब सुन लीजिए आखिरी बात, जिसको सुन के आप कहेंगे काश हमने सारी केस स्टडीज कर ली होती, काश हमने एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट कर लिए होते। तो आखिरी बात सुन लें, वो ये कि जितनी भी केस स्टडी अब डिस्कस नहीं ना हुई 13 से ऑनवर्ड, वो आपके है होम असाइनमेंट, और एमसीक्यूज भी डिस्कस नहीं ना हुए, वो भी आपकी होम। इसके साथ एमसीक्यूज भी ऐड कर लें, एमसीक्यूज भी ऐड करने हो गया ना, मैंने बता दिया ना। एग्रीमेंट रिटर्न लाजमी तो नहीं है, वर्बल भी होता है ना, लेकिन बहरहाल आपकी तसल्ली के लिए आपको बता देता हूं इसके साथ एमसीक्यूज भी शामिल हैं, एमसीक्यूज भी शामिल हैं क्वेश्चन नंबर 12 से ऑनवर्ड। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।